नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लगातार स्मार्ट सिटीज की बात करते आ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटीज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस देश के नक्शे को, इस देश में शहर कैसे दिखेंगे उसको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना है सरकार की, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना को पंख लगने अभी बाकी हैं। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक ये हुआ है कि सरकार ने पूरे देश में से 100 शहर मांगे हैं जो स्मार्ट सिटी बनने का दावा कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे शहर भेज दिए गए हैं। अब सरकार के पाले में गेंद है कि इसमें से किन को वो चुने, स्मार्ट सिटी के लायक माने। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो इस तरह से है कि सरकार अब 20 शहर इसमें से निकालेगी। सबसे पहले जो सबसे योग्य हैं उनको फंडिंग देगी और फिर उसके बाद अगले शहरों का नंबर आएगा। लेकिन आज हम एक बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं, वो ये कि क्या भारत के शहर स्मार्ट बनने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास वो एक बेसिक लेवल है जहां से वो स्मार्ट की तरफ बढ़ेंगे? इसी पर होगी आज हमारी खास चर्चा और इसके लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करें मेरे साथ हमारे प्रॉपर्टी गुरु और लाइसेंस फॉरास के सीईओ अरविंद नंदन साहब। और अरविंद जी, आप इसलिए खास तौर पे क्योंकि अर्बन इकोनॉमिक्स कहूं या अर्बन ज्योमेट्री कहूं या जो भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल कहूं, उस पर आपकी दिलचस्पी भी और आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। तो रादर कि हम किसी अर्बन प्लानर से बात करें, हमको लगता है कि रियल एस्टेट और सारी चीजें जब एक साथ मिला दें तो हम आप के साथ इस पर बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। तो मेरा पहला सवाल इसमें यह है, और ये बहुत मौजूद सवाल है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ही हमने एक्सपीरियंस किया दिल्ली का ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इस हद तक बढ़ गया कि सरकार को ऑड इवन जैसा फॉर्मूला लाना पड़ा। उसके रिजल्ट्स तो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन क्या किसी भी स्मार्ट शहर के लिए अब जो स्थिति है, जो खतरनाक लेवल पॉल्यूशन का पहुंच गया है गाड़ियों की वजह से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, किसी भी स्मार्ट सिटी को सबसे पहले अपने इसी पैमाने पर खुद को कस लेना चाहिए कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा, उसका अर्बन जो डायनामिक्स है वो कैसे होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी और कैसे पॉल्यूशन से वो अपने आप को बचाएगा? जी हाँ, तो आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसमें मेरे ख्याल से सभी कुछ समाहित है। मैं एक एक करके 2-3 चीजें लेता हूं। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो स्मार्ट शहर जो है उसके स्मार्ट होने में सिर्फ पोल्यूशन ही सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है, या जो केओस है उसको मैनेज करना फैक्टर नहीं है, बल्कि वो केओस, वो पोल्यूशन या उस तरह की जो मिसमैनेज चीजें हैं वो किसी भी हालत में उस हद तक आए नहीं कि फायर कंट्रोल करना पड़ जाए। तो दिल्ली की जो आपने बात की है, दिल्ली में बेसिकली जो किया गया है ये एक तरह का इमरजेंसी मेजर है या फायर कंट्रोल मेजर है, और इसीलिए एक लिमिटेड समय तक ही हो सकता है। जो स्मार्ट शहर तैयार होते हैं उनमें सबसे पहले तो ये तय करना होता है कि आपका जो ट्रैफिक मूवमेंट है या जो वाइटल पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रैफिक इकट्ठा होता है या जहां से पोल्यूशन बढ़ने की उम्मीद होती है, न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि जो दूसरे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लोज होते हैं, जैसे आप सीवेज ले लीजिए, इसके फ्लो का पैटर्न क्या है या इंफॉर्मेशन के फ्लो का पैटर्न क्या है, इन सबके लिए आपको एक सीमलेस सा रास्ता तैयार करना पड़ता है। एक सीमलेस सी फाइबर होती है। इसके लिए बल्कि दुनिया में जानी मानी और एक्सपर्ट एजेंसीज हैं जो प्लानिंग के लेवल पर, प्लानिंग की स्टेज पर आकर आपकी पूरे शहर की मूवमेंट को इस तरह से तय करने में मदद करती हैं ताकि कहीं भी आपके वो सीमा से बाहर इकट्ठा होने वाले पोल्यूशन या कोई अनवांटेड चीजें न जमा हो जाए। तो जरूरी ये होगा, मेरा ख्याल ये है कि जब शुरुआत हो रही है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी मैनेज हो सकती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आज की क्षमता है उसके हिसाब से। अधिकतर शहरों में ये पोल्यूशन या जो केओस है ये इस वजह से है कि जो डेंसिटी लैंड ले सकता है उससे कहीं ज्यादा डेंसिटी लैंड के ऊपर है, और आर्थिक व्यवस्था और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था सब चरमराने लगती है। तो अगर ये पहले तय किया जाए और उसके बाद फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट या ट्रैफिक प्लानिंग जो है वो की जाए, ताकि दिन के किसी भी घंटे में या किसी भी ऐसे बड़े समय के टुकड़े में इतना ज्यादा केओस ना पैदा हो जाए कि आपके लिए अनमैनेजेबल हो जाए। हो तो ये रहा है कि हमारे शहरों में किसी 1-2 पॉइंट पर नहीं बल्कि करीब सारे शहर में ही हो गया है। मैं बैंगलोर में था अभी कल परसों, बैंगलोर की कमोबेश यही हालत है, मुंबई और दिल्ली हम देखते ही रहते हैं, तो सब जगह ये हो रहा है। तो अरविंद जी, ऐसे में मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट सिटीज के लिए जो शहर ऑलरेडी चुन के आ गए हैं आगे, और आगे फिर ये एक अगली स्टेज में पहुंचेंगे, तो ये तो वही शहर हैं जो एग्जिस्टिंग शहर है। पहले तो यही कंफ्यूजन था कि क्या स्मार्ट सिटीज कुछ नए शहर बनेंगे या एग्जिस्टिंग शहरों को सुधारा जाएगा। अब ये तो तय है कि ये मौजूदा शहर ही हैं। अब इनमें एक ऑलरेडी एक नेटवर्क बना है या एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसमें फिर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की जो सारी चीजें, आपको लगता है कि करना आसान होगा, संभव होगा? किस हद तक संभव होगा? संभव तो है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए कि जब एक बनी बनाई व्यवस्था है
उसको आप कंप्लीटली या पूरी तरीके से उठाकर नई व्यवस्था नहीं लगा सकते। तो आपको कुछ समय इमरजेंसी मेजर भी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे ऑड इवन तो एक छोटा सा पहलू है। कई इस तरह के मेजर हो सकते हैं कि आप लिमिटेड समय पर अगर आप दूसरी चीजों को भी यूज करने की पाबंदी लगा दें, लेकिन ये कभी भी लंबे समय नहीं चल सकते। तो ये मुश्किल रहा है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी एग्जिस्टिंग चीजों को कभी रोकना पड़ सकता है, कभी उन्हें ऑल्टरनेट करना पड़ सकता है। ये सारा कुछ होते हुए ही करना पड़ेगा। डेंसिटीज भी आप अचानक कम नहीं कर सकते। डेंसिटीज कम करने के लिए जरूरी यह है कि आप शहर के इकोनॉमिक सेंटर्स को थोड़ा इधर उधर फैलाएं। राइट। एनसीआर में दिखने भी लगा है, अब धीरे धीरे फरीदाबाद, नोएडा, इन सब जगहों पर फैलने लगा है। तो जब ये एक साथ सारी चीजें होंगी तभी जाकर ये होगा, और इसमें समय बहुत लंबा लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि एग्जिस्टिंग सिटीज को अनस्मार्ट से स्मार्ट बना देना कोई बहुत आसान काम है। संभव जरूर है, लेकिन ये कोई बहुत जल्दी होने वाला काम नहीं है। नया शहर अगर होता है तो उसमें आप बिल्कुल आप कर सकते शुरू से प्लान। अच्छा, जो रिपोर्ट हमारे पास है वो ये कहती है कि जो प्रपोजल्स आए अभी केंद्र सरकार के पास स्मार्ट सिटीज, तो लुधियाना, मुरादाबाद, वडोदरा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, त्रिचुनापल्ली, इन शहरों ने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भेजे हैं। उसमें कुछ है कि प्रमोटिंग साइकिल, बाइक शेयरिंग, ई रिक्शा, इस तरह की बातें की हैं पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि बहुत कम शहर हैं, 2 ही शहर हैं, सूरत और त्रिचापल्ली, जहां से ये आया है प्लान कि वो किस तरीके से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि आप बहुत इस तरह के प्लान कर लें कि आप ई रिक्शा चलाएं, ई बाइक चलाएं, या लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें, या पाथवेज ज्यादा बना दें, लेकिन ये तो एक उपाय हुआ। लेकिन लोगों का आवागमन कैसे होगा, लंबी दूरियां कैसे तय करेंगे, उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, ई रिक्शा बनाना या साइकिल को प्रमोट करना या पेडेस्ट्रियन को प्रमोट करना ये समाधान नहीं है। ये तो समाधान के बहुत छोटे छोटे से पहलू हैं या माध्यम हैं। अगर मान लीजिए कि सारे शहर को किसी एक पॉइंट पर ही इकट्ठा होना पड़ता है दिन के 8 घंटे के लिए, तो आप सबसे साइकिल चलाने की उम्मीदें नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ एक जगह बैठना नहीं होता है, शहर में कई जगह आना जाना होता है, वो दिन भर साइकिल पे या पैदल आना जाना नहीं कर सकते। तो इसका समाधान वहीं से शुरू होता है कि अगर सारा शहर एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है कुछ समय के लिए या सारे दिन के लिए, तो ये समस्या आपकी सिर्फ साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने से या ई रिक्शा चलाने से नहीं सुधरेगी। ये समस्या सुलझेगी तब जब आपके पास बहुत मल्टीपल हीट सेंटर्स हो शहर में, जहां से कि आना और जाना दोनों इतना आसान हो कि आप पैदल जा सकें, साइकिल से जा सकें, या एनर्जी एफिशिएंट मेथड से जा सकें। अगर वाटर मैनेजमेंट आपकी ऐसी है कि इन सब जगहों पर आप कर सकते हैं, पावर मैनेजमेंट ऐसी है कि अगर आप कर सकते हैं, तो ये संभव हो सकेगा। अदरवाइज वरना यही हो जाएगा कि चूंकि सारे शहर की 80% आबादी को एक ही जगह पर इकट्ठा होना है और फिर डिस्पर्स होना है, तो अगर ये फोर्स्ड माध्यम जो है अगर आपने मान लीजिए इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो या तो ये लंबे समय तक चल नहीं पाएगा या लोग इसको अपने आप तोड़ने लग जाएंगे। क्योंकि सुविधा आदमी बहुत देर तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता सुविधा से। राइट। तो किसी आदमी को सुविधा पे बहुत देर तक कॉम्प्रोमाइज करने से बेटर ये होगा कि उसके लिए वो सुविधाएं बढ़ा दी जाएं। जैसे हम दुनिया के बड़े शहरों में भी देखते हैं, कई बड़े बड़े शहर हैं जहां पर प्लेस ऑफ वर्क से लेके आपका जो रेजिडेंस है वो आप 30 मिनट की दूरी में तय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 10 किलोमीटर के दायरे में हो, आप 30 किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन आप 30 किलोमीटर दूर 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, हाई स्पीड हाईवेज अवेलेबल हैं, फ्रीवेज अवेलेबल हैं, जिनसे कि ये कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तब ये संभव है। उसके साथ में अगर आप इस तरह के एनर्जी एफिशिएंट मीडियम यूज करें तो पोल्यूशन पे भी कंट्रोल आ जाएगा या एफिशिएंसीज पे कंट्रोल आ जाएगा। तो इन दो तीन चीजों को एक साथ करना होगा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ आप एक या दो ट्रांसपोर्टेशन के पहलू पर फोकस करके अगर आप इसे इंप्लीमेंट करें तो नहीं होगा। उदाहरण है हमारे पास, दिल्ली में हमने BRTS बनाया था एक समय पर, लेकिन वो इतना बुरी तरह से फेल हो गया। तो एक चैलेंज मुझे ये भी लग रहा है, अब जैसे सूरत नहीं, क्योंकि गुजरात का ये मॉडल समझा जाता है, BRTS पहले वहीं पर हुआ, अब इन्होंने फिर BRTS की ही बात की, लेकिन दिल्ली में आपने कहा फेल हुआ। मैं कहूं कि इंदौर में भी हमने BRTS बनते हुए देखा, लेकिन उस BRTS से सुविधा बढ़ने की बजाय घटने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दी और कंजेशन होने लगा, क्योंकि जो भी था कि रोड उतनी चौड़ी नहीं मिली या उस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया। तो यहां पर अब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट भी बहुत मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक मॉडल को कॉपी कर लिया और आपको लगा कि समस्या हल हो गई। इम्प्लीमेंटेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नियम बना दें कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 100 रुपए का फाइन है और अगर आप उसे इंप्लीमेंट न करें तो ट्रैफिक सिग्नल टूटते ही रहेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन तो उसका हिस्सा है ही, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा तब जब वो इम्प्लीमेंट करना संभव हो।
दिल्ली में जो BRTS में दिक्कत सबसे ज्यादा आई, जहां तक मेरी जानकारी है, वो ये कि आपने बसों के लिए एक लेन तो तय कर दी है, लेकिन अब आपकी बसेस जो हैं वो इस कंडीशन में हैं कि वो दिन में 8-10 बसें बंद पड़ जाती हैं। उस एक लेन में बसेस चल रही हैं और एक बस बंद हो गई तो पीछे 1-1.5 किलोमीटर तक बसें ही बसें खड़ी हो जाती हैं। राइट। तो वो सिस्टम एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो आपकी बस भी एफिशिएंट होना जरूरी है, सिर्फ बस की लेन बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी बस वो है जो आज से 20 साल पहले से चल रही है और उसका कोई भरोसा नहीं है, तो BRTS आपका काम नहीं कर सकता। राइट। तो ये जो फूड चेन है, जो पूरी लिंक है, इसमें सारे अंगों को बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। तो चाहे वो इंदौर कह लें या सूरत कह लें या कहीं भी आप करना चाहें, ये सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इनको परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कोई भी एफिशिएंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वरना इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ फाइन्स के थ्रू, सिर्फ पनिशमेंट्स के थ्रू या सिर्फ रिवॉर्ड्स के थ्रू नहीं हो सकता। राइट। चलिए, तो इसी बात पे हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक कि आपको जो चीजें करनी है उनको एक लॉन्ग विजन के तौर पर और उसके इम्प्लीमेंटेशन के महत्व को समझते हुए करना होगा। ये नहीं कि आपने कोई मॉडल उठा के कॉपी कर दिया और मॉडल कॉपी कर भी रहे हैं तो क्या हम उसके लिए पूरी तैयार है, क्या वो पूरा सिस्टम एक साथ काम करने के लिए तैयार है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और क्या बातें हो सकती हैं जिनको अभी इस वक्त तैयार होना चाहिए एक स्मार्ट सिटी के अंदर, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, छोटी छोटी चीजें हैं जो आज भी जिसके लिए हमारे मौजूदा शहर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी की तरफ कैसे बढ़ेंगे, वो चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर आज हम बात करें कि स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारियां बड़ी जोर शोर पर हैं क्या, लेकिन हमारे शहर उसके लिए तैयार हैं, कितने तैयार हैं और किन बातों पर या किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अरुण नंदन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने काफी चर्चा की पॉल्यूशन कंट्रोल और किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, क्योंकि आज के भारत में सबसे बड़ी समस्या है शहरों के अंदर। लेकिन अब दूसरे नंबर की समस्या पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ी है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट और पानी की समस्या। तो क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल ही रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय भारत की स्थिति क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब शहरों पर भार बढ़ेगा पॉपुलेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। स्मार्ट सिटीज में शायद इसको ध्यान रखना, जैसा हमने कहा कि पॉल्यूशन है या फिर ट्रैफिक है, उसके बाद नंबर 2 पे अगर चीज आएगी तो शायद यही होगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह मैं इससे सहमत हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट के भी मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े तौर पर 2 हिस्से माने जा सकते हैं। एक तो वो वेस्ट जो हम सड़कों पर फेंका हुआ देखते हैं या उन जगहों पर होता है जहां नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट का। जो पानी हम अपने घर में यूज करते हैं वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे शहरों के मैनेजमेंट में। वैसे तो शायद हमने कभी पहले एक बार चर्चा की थी कि भारत का वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट ही करीब 6% का है जीडीपी का। लगभग उतना ही जितना रियल एस्टेट का जीडीपी है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जो ज्यादा आसान है स्वच्छ भारत को इम्प्लीमेंट करने में, वो जो फैली हुई गंदगी है वो तो करना ही है, लेकिन जो घरों के अंदर या इनक्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, बिल्ट एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर की वेस्टेज होती है, पानी की जो वेस्टेज होती है, उसको रोकना जरूरी है। बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं कि जब आप मान लीजिए वॉश बेसिन में हाथ भी धोते हैं तो कितना पानी आपके लिए जरूरी होता है। कई जगह आजकल एक तरीके से कहना चाहिए स्मार्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो पानी तभी देते हैं जब जरूरत हो, वरना कोई नल खुला छोड़ दे तो पानी बहता रह जाएगा। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या नॉन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पानी कितना डिप्लॉय होना चाहिए। अक्सर फ्लश टैंक्स में से हम बहुत ज्यादा फ्लश में से पानी यूज कर देते हैं। इन सब के लिए आज आधुनिक जो तकनीक हैं और कई जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने उनको इस्तेमाल किया हुआ है कि पानी सिर्फ उतना ही वेस्ट किया जाए वेस्ट को फ्लश आउट करने के लिए, रसोई में हो या बाथरूम में हो या धोने की कपड़े धोने की प्रक्रिया में हो, जितनी उसकी जरूरत होती है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो समस्या है हमारे शहरों में वो ये है कि पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ आंकड़े मैं कुछ समय पहले देख रहा था, कहीं कहीं तो जितनी जरूरत है उससे 10 गुना ज्यादा पानी हम बहा देते हैं, जो कि वापस या तो रिसाइकलिंग में जाता है जिसमें कॉस्ट लगती है, जिसमें एफर्ट लगते हैं, और वो फिर महंगा होकर वापस आपके पास आता है। जी। तो अगर ये पॉइंट ऑफ यूज पर इसे कंट्रोल किया जाए स्मार्ट सिटीज में, या बल्कि ये कहूं स्मार्ट बिल्ट एनवायरनमेंट्स में, इसका बहुत बड़ा प्रावधान होता है
और ये हमारी कॉस्ट को कम से कम 5 से 10 गुना तक कम कर सकता है। तो ये न सिर्फ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का एक अच्छा किफायती यूज है, बल्कि ये बहुत बड़ी एक कॉस्ट सेविंग भी है, जो कि अल्टीमेटली अंततः हमारे स्वच्छ भारत अभियान में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। राइट। तो इस पहलू को ध्यान देना और इस पर बड़ी रिसर्च करना, या जो रिसर्च हो रही है उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा महत्व होगा या आदतों का? दोनों का ही है, लेकिन आदतें चूंकि हम अक्सर बना डालते हैं और लंबे समय चलती रहती हैं, टेक्नोलॉजी हमें अपने आप सहयोग दे देती है कि हमारी आदतें सुधर जाएं उसके साथ साथ। तो अगर मैं शेव कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने वॉश बेसिन का नल खुला ही छोड़ूं, वो उतनी ही देर पानी छोड़े जितनी देर मुझे जरूरत है। ऐसी कई चीजें हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर इसको इनेबल कर सकती है या इसमें मदद कर सकती है, इसको आगे बढ़ा सकती है, तो उसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी नए बनाए हुए शहर की जरूरत नहीं है। ये तो बने बनाए एनवायरमेंट्स में बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर सकें सारे शहर को, या सारे बिल्ट एनवायरमेंट को अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हुए इंटीग्रेट कर लें तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है। न सिर्फ पानी बल्कि बिजली का वेस्टफुल यूज है, कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रिसाइकिल नहीं किए जा सकते, उनका इस्तेमाल करने के लिए तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल जरूरी है। खासकर जो आपने मुद्दा उठाया वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत आसान और बहुत तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सकने वाला तरीका हो सकता है। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत टेक्नोलॉजी मदद करेगी आपकी, लेकिन अगर आप चाहें तो आज से कर लें। स्मार्ट सिटी बनने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यानी फाउंडेशन होगी स्मार्ट सिटी के लिए। जहां हम बात कर रहे हैं कितने तत्पर हैं हम उनके लिए और हमारे शहर। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और मुद्दा उठाएंगे कि अब गवर्नेंस के लेवल पर या सरकारों के लेवल पर या म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर आपस में कितना समन्वय है इन शहरों को वाकई स्मार्ट बनाने का, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज कितनी तैयार हैं वाकई में स्मार्ट बनने के लिए, अगले लीप के लिए। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी, हमने बात की कि क्या प्रायोरिटीज होंगी स्मार्ट सिटीज के लिए, कितनी तैयार हैं वाकई में स्मार्ट बनने के लिए, लेकिन जो एक तकलीफ है, राह करोड़ा जिसे हम बोले, वो ये हो सकता है कि भारत में जिस तरह का स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल पे अलग पावर्स है, म्युनिसिपल लेवल पे अलग पावर है, और किसी भी शहर के लिए मतलब कोई एक सेट फ्रेम ऑफ पावर्स नहीं है। आधी चीजें स्टेट के पास जाएंगी, कुछ पावर्स म्युनिसिपल। तो ऐसे में जब स्मार्ट सिटी के लिए आप काम करेंगे तो ये जो टकराव है ताकतों का, ये कहीं उसके रास्ते का रोड़ा तो नहीं बनेगा? देखिए, आमतौर पर जो काम होता है एक अर्बन सेटलमेंट में भारत में, उसमें कम से कम 3 सरकारें या उनके बनाई हुई पॉलिसी या रूल इंप्लीमेंट हो जाते हैं। मैंने तो केंद्र की बात ही नहीं की यहाँ पे, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, और उसके अलावा फिर बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, कई ट्रिब्यूनल्स हैं या कई और कंसिडर अथॉरिटीज आ जाती हैं। तो स्मार्ट शहर के लिए इस सबके बीच ऑपरेट करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तो लगभग असंभव सा है। 3 साल का काम हो सकता है 10 साल तक चलता रहे। तो जरूरी ये है, जैसे हमने SEZ के लिए एक इंडिपेंडेंट कमिश्नर को पावर दे रखी थी, ऐसे कई भी और प्रावधान हैं, जब तक ये नहीं होगा तब तक इन सारी एजेंसीज के टकराव में या इनके आपसी जो क्रिस क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जब तक होंगे तब तक ये हो नहीं सकता। तो स्मार्ट सिटीज के लिए भी इनिशियल ड्राफ्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि स्पीड से काम हो सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऑप्शनल है। इसके बिना मेरा मानना तो यह है, अगर मैं कुछ साफ शब्द इस्तेमाल करूं, कि हो भी नहीं सकता, स्मार्ट सिटी बन नहीं पाएगी। और जैसे हमारे कई प्रोजेक्ट रह जाते हैं आधे अधूरे या बरसों लटके रहते हैं, ये वही हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली नहीं होगा। इसका एक और एकमात्र रास्ता सिर्फ यही है कि इसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी हो। सेंट्रल एजेंसी से मेरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जिसके उसके पास अधिकार हो, उसके सारे पावर्स उसमें निहित हों, उसकी जो रेमेडियल मेजर्स हैं उसका भी क्लियर पाथ एजेंसी बनाने की बात तो कही गई है, लेकिन अब क्या अधिकार होंगे इस पर कोई स्पष्टता नहीं। तो ये अधिकार जो है ये साफ होने जरूरी हैं, और उसके बाद अगर कोई ग्रीवांस रिड्रेसल है उसके रास्ते भी तय होना जरूरी है। लेकिन ये कई चैनल से आके और एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करते हुए और सारे अलग अलग नियमों को मानते हुए, कहीं पे ग्राम पंचायत का भी कोई से हो सकता है, कहीं लोकल म्यूनिसिपैलिटी का हो सकता है, कहीं म्यूनिसिपल काउंसिल हो सकती है,
लोकल स्टेट लेजिस्लेचर हो सकती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हो सकते हैं। तो इन सब के बीच या बीच में कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो नहीं चल पाएगा। तमाम चीजें हैं, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी है, कोई फायर अथॉरिटी है। तो अगर आप ऐसे 100-50 अथॉरिटीज गिनते रहेंगे तो ये बन नहीं सकता। एक सेंट्रल अथॉरिटी जरूरी है। चलिए, क्योंकि समय की समाप्ति और ये जब भी हम स्मार्ट सिटी पे बात करते हैं समय लगता है कम पड़ गया। चलिए, आज हमने एक बात की कि कितने तैयार हैं हम स्मार्ट सिटी के लिए और क्या दिक्कतें या क्या चैलेंजेस सबसे पहले सबसे सामने हैं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर अरविंद जी को हम लेकर आएंगे, साथ में कुछ और एक्सपर्ट भी जोड़ेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी और बात करेंगे स्मार्ट सिटीज कैसे संभव होगा यह सपना, लेकिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड के किसी आगामी एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।